वो कहते अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, पहले मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, ठीक है। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा, पेज नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 209। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड इन वर्टिकल फॉर्म showing as much details of working capital as possible. Okay, year 2010, year 2011 की डिटेल्स आपके पास हैं। एक करंट रेशो, एक लिक्विड रेशो, दूसरा फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल। कमेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन 2011 एज कंपेयर टू द ईयर 2010। आप हेडिंग डालेगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन वर्टिकल फॉर्म। चलिए आइए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का प्रोसीजर शुरू करते। पर्टिकुलर्स ईयर 2010, ईयर 2011। और ईयर 2010, 2011 दोनों में आप एक एक इनर कॉलम जरूर बनाइएगा। पर्टिकुलर्स ईयर 2010, ईयर 2011 दोनों में आके एक इनर कॉलम जरूर बनाइएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि आप कैलकुलेट करें कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के असल में दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन, पर यह क्वेश्चन कहता है शोइंग एज मच डिटेल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एज पॉसिबल। इसका मतलब ये दूसरा फार्मूला लगवाना चाहते हैं। दूसरा फार्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो पहले इसका मतलब हमें फिक्स्ड एसेट्स ही लिखनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स में अगर वर्किंग कैपिटल ऐड कर दिया जाए, फिक्स्ड एसेट्स में अगर वर्किंग कैपिटल ऐड किया जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। पर क्वेश्चन कहता है कि वर्किंग कैपिटल की मैक्सिमम डिटेल्स आप शो करें। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन में आप करंट एसेट्स की कितनी डिटेल्स शो कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन में करंट रेशो है तो इसका मतलब करंट एसेट है, अगर क्वेश्चन में लिक्विड रेशो है तो इसका मतलब लिक्विड एसेट भी है, और लिक्विड एसेट करंट एसेट का पार्ट होता है। अच्छा, अगर लिक्विड एसेट करंट एसेट का हिस्सा है तो लिक्विड एसेट के अलावा जो एसेट है उसको मैं क्या कह सकता हूं? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो ये करंट एसेट्स की डिटेल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर करंट एसेट्स की डिटेल्स हैं तो करंट लायबिलिटीज की भी डिटेल्स होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, और आप जानते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा क्या है? तो हम कुछ एज्यूम कर लें, क्रेडिटर्स मान लें। सबसे बड़ी करंट लायबिलिटी तो क्रेडिटर्स ही होता है। तो एक करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स और दूसरी करंट लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की ये डिटेल्स दी जाएं तो गिवन क्वेश्चन में ये मैक्सिमम डिटेल्स हो सकती है। फिर हम क्या करेंगे? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स हमें पहले से मालूम होगा, वर्किंग कैपिटल हम पता करेंगे। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दोनों के टोटल को हम क्या कहना चाहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। पोजीशन ठीक है? तो अब फिर आंसर शुरू करें। आइए नोट नंबर 1 बनाते हैं। देखिए, जो नोट नंबर 1 है वो मैं बनाना चाहूंगा फिक्स्ड एसेट्स के कंटेक्स्ट में। जो नोट नंबर 1 है मैं वो बनाना चाहूंगा फिक्स्ड एसेट्स के कंटेक्स्ट में। तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो फिक्स्ड एसेट्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन में गिवन हो। देखिए, आपको जो रेशो दे रखी है उस रेशो का नाम है फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड। ओके, चलिए आइए पहले ईयर 2010 के बारे में बात करें। अच्छा, जब आप कहते हैं फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड, क्या आप कहना चाहते हैं फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स? क्या आप कहना चाहते हैं फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स? क्या ये बात सही? अच्छा, ईयर 2010 में कितना दे रखा है? 0.70। हाँ जी, ये जो आपने शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा है, मैं शेयर होल्डर्स फंड्स के बदले लिखना चाहूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं शेयर होल्डर्स फंड्स को कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लिख सकता हूं? अगर यह माना जाए कि कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं,
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन। अगर ये माना जाए कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, तो इसका मतलब मैं शेयर होल्डर्स फंड्स को कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकता हूं। ठीक है। अच्छा, ये अजम्पशन आपकी क्या मदद क्या कर देगी कि जो डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आपने लिखा है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले हम लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखो भाई, फिक्स्ड एसेट्स तो आप कैलकुलेट करना चाहते, क्या क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है? तो आप बताइए, ईयर 2010 में आपको वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ईयर 2010 में आपको वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 2,25,000। दिस इज इक्वल टू 0.70। फिर तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये बता सकते हो कि फिक्स एसेट का अमाउंट कितना लिखा जाए। ओके, आपने बताया रुपीज 5,25,000, 5,25,000 पे आ गया ना। ये 5,25,000 पे ईयर 2010 की फिक्स एसेट है। तो आप अपने आंसर में आइए, आप फिक्स एसेट लिखे 5,25,000। आप ईयर 2010 में आइए, आप फिक्स एसेट लिखें 5,25,000। अच्छा, ईयर 2010 में वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,25,000। फिक्स एसेट 5,25,000, वर्किंग कैपिटल 2,25,000। क्या मुझे इन दोनों का टोटल बताएंगे? 7,50,000, 7.5 लाख रुपए। ओके, क्या यहां तक पोजीशन ठीक है? हां जी। जैसे आपने ईयर 2010 के लिए फिक्स एसेट कैलकुलेट किया है, आप इन्हीं लाइंस पर ईयर 2011 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं लाइंस पर सेम कैलकुलेशन। आप देखिएगा, ईयर 2011 में यही रेशियो आपको कितनी दे रखी है? 0.80। और ईयर 2011 में आपको वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 2,40,000। तो ईयर 2011 में इन्हीं लाइंस पर आप फिक्स एसेट कितनी कैलकुलेट कर लेंगे? 9,60,000। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो आपने पता किया है ईयर 2011 में फिक्स एसेट है 9,60,000। तो आप अपने मेन आंसर में आइए, ईयर 2011 में फिक्स एसेट रिकॉर्ड करें 9,60,000। ईयर 2011 में वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। तो ईयर 2011 में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखा जाए? 12 lakhs, 12 लाख रुपए। देखिए, एक सेंस में सोचा जाए तो आपने आंसर तो दे ही दिया है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है कि ईयर 2011 और ईयर 2012 का, ईयर 2010 और 11 का कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बता तो दिया, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो एक सेंस में सोचा जाए तो हमने तो आंसर दे दिया, पर क्वेश्चन कहता है वो तो ठीक है, अब आप हमें वर्किंग कैपिटल की डिटेल्स बताइए। क्या ये बात सही है? यानी वर्किंग कैपिटल टोटल में लिखा है, वर्किंग कैपिटल की डिटेल्स अभी नहीं लिखी हुई ना। अब आपकी कैलकुलेशन वर्किंग कैपिटल के कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। चलिए नोट नंबर 2 बनाइएगा। आप नोट नंबर 2 के ब्रैकेट में लिखिएगा, नोट नंबर 2 के ब्रैकेट में लिखिएगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नोट नंबर 2 है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ईयर 2010 में बताइए क्वेश्चन में करंट रेशो कितनी गिवन है? 2.5। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5। तो करंट एसेट्स कितनी लिखी जा सकती है? 2.50 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज। कैसे लिखा जा सकता है? अच्छा, आप ईयर 2010 में क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है ₹2,25,000। ईयर 2010 में वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,25,000। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दिस इज 2,25,000। आप करंट एसेट के बदले लिख सकते हैं 2.50 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज। क्या कहते हैं? तो फिर आप मुझे करंट लायबिलिटीज बता सकते हैं? ओके, 1,50,000। करंट एसेट्स 2.50 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज, ओके, 3,75,000। आपने बताया 3,75,000। ओके, ईयर 2011। अच्छा, ईयर 2011 में यही करंट रेशो आपको कितनी गिवन है? 1.8। सो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.8। Hence, current asset must be equal to 1.8 times current liabilities. Okay, working capital आपको given है 2,40,000। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 2,40,000। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 2,40,000। करंट एसेट के बदले लिखा जा सकता है 1.8 टाइम्स करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। दिस इज इक्वल टू 2,40,000। तो करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 3 लाख। करंट लायबिलिटीज 3 लाख हो गया। करंट एसेट्स ओके, करंट एसेट्स आपने बताया 5,40,000, 5,40,000 रुपए। चलिए मेन आंसर में आइएगा अपने। पहले ईयर 2010 के बारे में बात करें। ईयर 2010 में करंट एसेट्स हैं
3,75,000। ईयर 2010 में करंट लायबिलिटीज हैं 1,50,000। ओके, ईयर 2011 में करंट एसेट्स हैं 5,40,000। ईयर 2011 में करंट लायबिलिटीज हैं 3 लाख। ठीक है। अच्छा, एक जगह क्वेश्चन कहता है कि हम आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बता देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ईयर 2010 में है 80,000, 2011 में 1,20,000। 80,000 एंड 1,20,000। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने बताया 80,000 एंड 1,20,000। ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर आएगा 70,000 एंड 1,80,000। क्या ये बात सही? इसका मतलब करंट लायबिलिटीज की पोजीशन हम समझ गए हैं। अब हमें करंट एसेट की पोजीशन समझनी है। मेरे ख्याल से हम करेंगे क्या, अगर हम लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नोट नंबर 3 बनाइएगा, हेडिंग है लिक्विड एसेट्स। नोट नंबर 3 आपने हेडिंग डाली लिक्विड एसेट्स। आपको क्वेश्चन में लिक्विड रेशो गिवन है, तो लिक्विड रेशो को फिर हम लोग यूज कर लेते हैं। लिक्विड रेशो कितनी गिवन है ईयर 2010 में? 1.20। अगर लिक्विड रेशो है 1.20 तो लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम उस तरफ ले जाते हैं तो फार्मूला हो जाएगा 1.20 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज आप यहां से पिक करें, ये रही करंट लायबिलिटीज 1,50,000। तो कितनी लिक्विड एसेट्स हो गई? आप आइए ईयर 2011 की तरफ। अच्छा, ईयर 2011 में आपको लिक्विड रेशो कितना गिवन है? लिक्विड रेशो कितना गिवन है? 0.6। अगर लिक्विड रेशो 0.6 है तो इसका मतलब लिक्विड एसेट्स किसके इक्वल है? 0.6 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 3 लाख रुपए। तो लिक्विड एसेट्स आपके हिसाब से कितना हो गया? 1,80,000, 1,80,000 रुपए। आइए लिक्विड एसेट्स हम रिकॉर्ड करें 1,80,000।
अच्छा, अब आप मुझे स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बताएं। 1,95,000 एंड 3,60,000। देखिए, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया और हम जितनी मैक्सिमम डिटेल शो कर सकते थे हमने उसे प्रेजेंट किया। क्वेश्चन कहता है काम और करिएगा, लास्ट में लिखा ना कमेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन द ईयर 2011 एज कंपेयर टू द ईयर 2010। तो अब लास्ट में लिखेगा, हेडिंग डालेगा कमेंट्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कमेंट्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपने हेडिंग डाली कमेंट्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, लिखिएगा एज कंपेयर्ड टू द ईयर 2010, as compared to the year 2010, comma, the amount of capital employed has been increased by rupees 4,50,000, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख कैसे आया, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, रुपीस 12 लाख माइनस 7,50,000। ओके, आगे लिखिएगा सिंस देयर इज नो डेप्ट कैपिटल, ये बात हम ऑलरेडी मान चुके ना कि कोई डेप्ट कैपिटल नहीं है, तभी हमने एक जगह शेयर होल्डर्स फंड्स को कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल मान लिया था। सिंस देयर इज नो डेप्ट कैपिटल, कॉमा, दिस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीस 4,50,000, this additional capital of rupees 4,50,000 must have been financed by issue of new equity shares, must have been financed by issue of new equity shares। आपने जरूर नए इक्विटी शेयर इश्यू करे होंगे, तभी आपकी जेब में ये 4.5 लाख रुपए आए। आगे लिखेगा this additional capital of rupees 4,50,000, this additional capital of rupees 4,50,000 is being utilized in the following manner. This additional capital of rupees 4,50,000 is being utilized in the following manner. Number one, purchase of new fixed asset, purchase of new fixed asset to the extent of rupees 4,35,000, 4,35,000 कैसे आया, 9,60,000 माइनस 5,25,000। इसका मतलब जो 4.5 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल है
उसका लगभग सारा ही हिस्सा, 4,35,000 को मैं लगभग सारा हिस्सा कह सकता हूं, वो लगभग सारा ही हिस्सा नई फिक्स एसेट को खरीदने में खर्च किया गया है। एंड नंबर टू लिखेगा एडिशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। नंबर 2 लिखेगा एडिशन ऑफ वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज, एडिशन ऑफ वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 रुपए। और ये कैसे आया? नया वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 रुपए, पुराना वर्किंग कैपिटल था 2,25,000 रुपए। तो बात अपने आप में क्लियर कट है। 4.5 लाख का नया कैपिटल है, उसमें से 4,35,000 फिक्स एसेट को खरीदने में खर्च हुआ है और 15,000 रुपए वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में खर्च हुआ है। क्या यह बात अपने आप में सही? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारी तरफ से। हां जी, अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2009। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। और आप देखेंगे कि आपको नीचे बैलेंस शीट की डिटेल्स भी दे रखी है, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। और क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स और भी दे रखी, आप उन डिटेल्स को भी पढ़िए, आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को शुरू करते हैं। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2009। हां जी, तो आपकी रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009। आइए क्वेश्चन में जितनी डिटेल्स गिवन है पहले एक एक करके उन सबको लिखा जाए। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवन है? 3,50,000। परचेजेस का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट क्वेश्चन में कितना गिवन है?
87,500। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं। क्रेडिट साइड पर एक सेल्स है और एक क्लोजिंग स्टॉक है और दोनों ही अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट जो भी है उसने जाना अगले स्टेज पर है। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पर एक अदर इनकम लिखी हुई है कमीशन के नाम पर। अच्छा, कमीशन आपको दे रखी है 50,000 रुपए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेबिट साइड पर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने गिवन है? 213,421। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको गिवन है ₹30,000। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और उसके बाद है नेट प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पहले हमें उसका बैलेंसिंग फिगर दे रखा है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 70,000। फिर है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। उसके बाद डेबिट साइड पर एक है प्रोपोज्ड डिविडेंड और है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और लास्ट में है टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब आइए हम बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले है शेयर कैपिटल, जो कि पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है और वो अमाउंट कितना लिखा है? 5 लाख। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटी साइड पर क्या लिखा हुआ है? लायबिलिटी साइड पर क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व में एक तो लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस और दूसरा क्या लिखा हुआ है? एडिशन। ओके, एक तो लिखा है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा आपने लिखा है एडिशन। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या है? 10% डिबेंचर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद है 10% डिबेंचर्स और लायबिलिटी साइड पे लास्ट में क्या है? करंट लायबिलिटीज। ओके, एसेट साइड पर आइए। पहले है फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में है
प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख। इस प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख के बाद अलग से क्या है, अदर फिक्स्ड एसेट्स, उसका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं। फिर आप लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में है स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। अच्छा, बैंक बैलेंस सिर्फ आपको गिवन है, और बैंक बैलेंस कितना गिवन है, 62,500। बैंक बैलेंस आपको गिवन है 62,500। जितनी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है सो आपने लिख ली है, जो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है सो आपको पता करनी है। तो आइए वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करते हैं। पहला वर्किंग नोट बनाइएगा, नोट नंबर 1। देखिए, जो क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसमें इंफॉर्मेशन नंबर 3 को पढ़िएगा। जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें इंफॉर्मेशन नंबर 3 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, प्रोपोज्ड डिविडेंड आर 40% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो आप लिखिएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड इज इक्वल टू 40% ऑफ पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू 40% ऑफ पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपए। तो आप इसका 40% बताइए कितना लिखना है, रुपीज 2 लाख। पहला काम आपने प्रपोज डिविडेंड लिखा 2 लाख रुपए, तो प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपए आप यहां पर रिकॉर्ड करिए। यस, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपए आपने यहां पे लिख लिया। प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपए आपने यहां पे लिख लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नोट नंबर 2, यस, एक एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। प्रपोज डिविडेंड आपने लिखा 2 लाख रुपए, वो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लिया। अब आप एक काम करेगा, एडजस्टमेंट नंबर 6 को देखिएगा। क्या लिखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू प्रोपोज डिविडेंड। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। The question says it is equal to proposed dividend, और ये आपने कैलकुलेट करा है रुपीज 2 लाख। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू proposed डिविडेंड, दैट इज रुपीज 2 लाख। तो आपने क्या लिखा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रुपीज 2 लाख। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया रुपीज 2 लाख। ये 2 लाख रुपए आप एक काम करें, ये जनरल रिजर्व में जो एडिशन है उसमें लिखना चाहेंगे। दो लाख रुपए, ओके, क्या ये पोजीशन क्लियर है? आपने जो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो अमाउंट लायबिलिटी साइड में यहां एडिशन के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। चलिए नोट नंबर 3, लिसन, नोट नंबर 3, अपना लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9 पढ़िएगा। लास्ट एडजस्टमेंट,
एडजस्टमेंट नंबर 9 पढ़िए। ओके, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ जनरल रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है? जितना जनरल रिजर्व इस साल क्रिएट किया गया है उसका डबल। इस साल जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया है 2 लाख रुपए, आप इसका डबल बताएं, रुपीज 4 लाख। यस, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए आप यहां पर रिकॉर्ड करिएगा। तो आप मुझे जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस बताएं। 6 लाख 6 लाख रुपए। ओके, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस आपने बताया 6 लाख रुपए। अब आप एक काम करिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 7 को पढ़िएगा। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या है? प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ये प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड से आपका मतलब? ओके, कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 10% ऑफ proposed dividend। %10 of proposed dividend, that is 10% of rupees 2 lakhs। तो ये किसके इक्वल हो गया? 20,000 के इक्वल हो गया। देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, वो क्वेश्चन में हमको दे रखा है रुपीज 20,000, और ये 20,000 यहां से लायबिलिटी साइड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, रुपीज 20,000। क्या ये पोजीशन क्लियर है? अब नाउ लिसन प्लीज। देखिए, अब क्वेश्चन एक तरफ तो कहता है 10% डिवेंचर्स, फिर क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 30,000। तो आप बताइए फिर डिवेंचर्स कितने के हो गए? 3 लाख रुपए के। डिवेंचर्स 3 लाख के हुए ना? डिवेंचर्स अगर 3 लाख रुपए के हैं, डिवेंचर्स अगर 3 लाख रुपए के हैं, तो आप एक काम करिएगा, इंफॉर्मेशन नंबर 5 पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन नंबर 5 क्या है? करंट लायबिलिटीज टू डिवेंचर्स 2:1। अगर ये बात सही है तो करंट लायबिलिटीज कितनी कही जा सकती हैं? 2 मल्टीप्लाइड विद डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अगर 3 लाख रुपए के हैं तो करंट लायबिलिटीज है इसका 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो गया? रुपीज 6 लाख, 6 लाख रुपए। तो आप करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करें रुपीज 6 लाख। लायबिलिटी साइड का टोटल 20,20,000। आपने लायबिलिटी साइड का टोटल बताया 20,20,000। ये एसेट साइड का टोटल भी होना चाहिए।
हाँ जी। अच्छा, अब एक काम करिएगा, इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़िए, जिसमें लिखा है कि जो करंट रेशो है वो है 2:1। करंट रेशो कितनी है? 2:1। अगर करंट रेशो 2:1 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 6 लाख रुपए। तो आप उसका 2 टाइम्स बताइए, 12 लाख रुपए। हां जी, तो आपने करंट एसेट्स कितनी पता कर ली हैं? 12 लाख रुपए। तो आप बैलेंस शीट में जाइए, करंट एसेट्स आप रिकॉर्ड करिए 12 लाख रुपए। अगर करंट एसेट 12 लाख है तो आपके हिसाब से फिक्स एसेट कितना होना चाहिए? 8,20,000। अगर करंट एसेट 12 लाख है तो फिक्स एसेट 8,20,000 होना चाहिए। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 7 लाख रुपए। तो अदर फिक्स एसेट्स 1,20,000 रुपए। अगर ध्यान से सोचा जाए तो अब सिर्फ स्टॉक और डेटर्स में से कोई एक पता चल जाए तो दूसरा हम बैलेंस बता देंगे। क्या ये बात सही? तो लगभग बैलेंस शीट बन चुकी है। अब आप एक काम करिएगा, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइए, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बताएंगे 3,50,000। ओके, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आपने बताया 3,50,000। ये 3,50,000 आप यहां पर लेके जाइए। यस, ये 3,50,000 आप यहां लेकर आए। अब मुझे किसी तरीके से चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्वेश्चन पढ़िए, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कितना है? 50% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आपने लिखा 50% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, ये जो आपने 3.5 लाख का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ये टैक्स के बाद का ही प्रॉफिट है ना। तो 50% ऑफ 3,50,000, दिस इज इक्वल टू 1,75,000। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा जाए 1,75,000। तो फिर आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बताएं। 7,18,421। ओके, आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया 7,18,421। ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आप यहां लेके जाइए, 7,18,421। $7,18,421। अच्छा, अब आप अगला नोट बनाइएगा। अगले नोट में आप लिखिएगा सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आपके हिसाब से स्टॉक टर्नओवर कितना हो गया? 1.5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर आपके हिसाब से हो गया 1.5 टाइम्स। अब स्टॉक टर्नओवर का खुद का एक फार्मूला होता है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। दिस इज इक्वल टू 1.5। क्या ये बात सही? तो इसका मतलब एवरेज स्टॉक किसके इक्वल कहा जा सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप यहां से पिक करेंगे 12 लाख रुपए। आप इसको डिवाइड करिएगा 1.5 से। सो दिस इज इक्वल टू ₹8 lakhs। एवरेज स्टॉक आपने कैलकुलेट किया 8 लाख रुपए। अच्छा, एवरेज स्टॉक का खुद का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू ₹8 lakhs। क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहता है कि वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा है, तो हमने ओपनिंग स्टॉक को तो ऐसे ही लिखने दिया, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके ओपनिंग स्टॉक बता सकते 7,95,000। पर क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है? क्लोजिंग स्टॉक, which is opening stock plus 10,000, 7,95,000 plus 10,000, and this is equal to ₹8,05,000। अच्छा, क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको क्रेडिटर्स बैलेंस बताना है। तो आपको कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होनी चाहिए। क्रेडिटर्स वेलोसिटी। अच्छा, क्रेडिटर्स वेलोसिटी आपको कितना गिवन है? 2 months। एक बार फिर से, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आपको गिवन है 2 months। अगर आप क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड जानते हैं तो फिर आप पेबल्स बैलेंस बता सकते हैं। पेबल्स बैलेंस से आपका मतलब होगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल टेकन टुगेदर। अगर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 2 महीने का है तो पेबल्स बैलेंस किसके इक्वल होना चाहिए? 2 महीनों की क्रेडिट परचेजेस के इक्वल होना चाहिए। इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनुअल क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 12। अगर मुझे पूरे साल की परचेज पता चल जाए, मैं उसे 2 महीनों में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जो 2 महीनों की परचेजेज होंगी वो होगा पेबल्स बैलेंस। एक बार पेबल्स बैलेंस आ जाए, मैं इसमें से बिल्स पेबल अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्रेडिटर्स बैलेंस पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे क्रेडिट शब्द पर ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मैं अगर परचेजेस पता कर लेता हूं तो वही मेरी क्रेडिट परचेजेस हैं। अब परचेजेस पता कैसे चलेंगी? टोटल
एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं पूरे साल का मटेरियल का कंजम्पशन जानता हूं, उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया जाए, ओपनिंग स्टॉक माइनस किया जाए, तो मुझे पूरे साल की परचेजेस पता चलेंगी। पूरे साल की परचेजेस पता चलेंगी तो 2 महीने की परचेज पता चल जाएगी, मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाय 12। अब मैं जानना चाहता हूं कि पूरे साल के मटेरियल का कंजम्पशन कहां से लाया जाए। क्वेश्चन में कोई सोर्स नहीं, आपको एक एजम्पशन लेना होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये पूरी तरह मटेरियल कंज्यूम्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मटेरियल कंजम्पशन लिखेगा ₹12 लाख। आप इसमें ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक, आप इसमें ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक, आपने अभी अभी पता किया है 8,05,000। आप इसमें से माइनस करें ओपनिंग स्टॉक 7,95,000 मल्टीप्लाइड विद 2 बाय 12। $201,667। यस, आपने पता किया 201,667। आपने पता किया 201,667, लेकिन आप जानना चाहते हैं क्रेडिटर्स बैलेंस। तो आप लिखेगा क्रेडिटर्स बैलेंस इज इक्वल टू पेबल्स बैलेंस माइनस बिल्स पेएबल। क्वेश्चन पढ़ के बताए, पेबल्स बैलेंस आपने अभी अभी पता किया है 201,667। बिल्स पेएबल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10,000। डिफरेंस बताएंगे? 191,667। चलिए एक नोट लिखिएगा, नोट में आप लिखेंगे इट इज एज्यूम्ड दैट cost of goods sold completely represents the consumption of raw material. It is assumed that cost of goods sold completely represents consumption of raw material. चलिए अब आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। A company gives you the following information. Yes, आपके सामने ईयर 1 और ईयर 2 की कुछ डिटेल्स गिवन है। एक है सेल्स, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और तीसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड। रिक्वायर्ड गिव योर कमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डुपॉन्ट एनालिसिस। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देने के लिए हमें डुपॉन्ट एनालिसिस को समझना पड़ेगा।
चलिए हेडिंग डालिएगा, डू पॉन्ट एनालिसिस। डू पॉन्ट एक अमेरिकन कंपनी का नाम है। डू पॉन्ट एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ एक रेशो के कंटेक्स्ट में है, और रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, एक रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उस रेशो के कंटेक्स्ट में डू पॉन्ट कंपनी का एक एनालिसिस। पहले हम उस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एनालिसिस क्या है वैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, पहले तो आप वो फार्मूला बताइए जो आप जानते हैं। आप जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसको मैं EBIT भी कह सकता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप ये आंसर परसेंटेज में जानना चाहते हैं तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ये वो इक्वेशन है जो आप लोग समझते हैं और जानते हैं। आगे की बात ध्यान से सुनेगा। जो इस कंपनी ने एनालिसिस कर रखा है वो क्या है? असल में क्या है कि उन्होंने एक रेशो की दो रेशो बना दी। कैसे? पहली रेशो उन्होंने कही ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड विथ, दूसरी रेशो इन्होंने कही सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ये बात तो आप मानेंगे, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल प्रेजेंटेशन तो नहीं है। अच्छा, जो पहली वाली रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, आप इस रेशो को किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये जो दूसरी वाली रेशो है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आप इस रेशो को किस नाम से जानते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। ये बात तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि अगर एक रेशो दो रेशोज का मल्टीप्लीकेशन है, अगर इसमें से कोई एक रेशो भी बढ़ जाए तो अल्टीमेटली ROCE बढ़ जाएगा। अगर दोनों रेशोज बढ़ जाएं तो ROCE बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है। क्या ये बात सही? अच्छा, ये जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स का मतलब है बिजनेस से होने वाली सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है बिजनेस पर होने वाला खर्चा। यही होता ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सवाल ये उठता है पहली रेशो को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर मान लीजिए सेल बढ़ती है लेकिन कॉस्ट या नहीं बढ़ती है या कम बढ़ती है, तो क्या ये पहली वाली रेशो सुधारी जा सकती? और अगर ये रेशो सुधर जाए तो क्या ROCE बढ़ जाएगा? या फिर अगर मान लो सेल्स नहीं बढ़ रही, कंपनी कहते हैं जी सेल्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन अगर हम कॉस्ट को कम कर दें तो
क्या कॉस्ट को कम करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ सकता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बढ़ने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ सकती? तो हम आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ाने के टारगेट एरियाज ही तो बता रहे हैं कि एक रेशियो को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आरओसीई में बढ़त करी जा सके। दूसरी रेशियो कहती है कि देखिए आपके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा और उसकी वजह से सेल होती है। मान लीजिए आप फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल में 1 रुपया और नहीं लगाते, उसी फिक्स्ड एसेट और उसी वर्किंग कैपिटल की मदद से आपकी सेल बढ़ जाती, तो क्या इससे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बढ़ सकती है? क्या इस रेशियो के बढ़ने से आरओसी बढ़ सकता है? या अगर आपको जी सेल हमसे नहीं बढ़ती, हमने कहा क्यों ना एक काम करें, बिजनेस में कैपिटल का पैसा लगाए, अगर मैं कैपिटल बाहर निकाल लूं, कैपिटल मैं वापस बिजनेस से निकाल लूं, लेकिन कैपिटल निकालने के बावजूद सेल मेरी अभी भी वही की वही है, इसका मतलब न्यूमरेटर मेरा वही का वही है पर डिनोमिनेटर मैंने कम कर दिया, तो क्या इससे दूसरी वाली रेशो को सुधारा जा सकता है? तो मैं आपको अलग अलग रेशोज को सुधारने के अलग अलग ऑप्शंस बता रहा हूं। अगर मैनेजमेंट उन एरियाज को टारगेट करे, कंसंट्रेट करे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैनेजमेंट आरओसीई बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। आप इसके नीचे लिखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, आप लिखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो may be increased operating profit ratio may be increased by following methods. Okay, operating profit ratio may be increased by following methods. Number 1, increasing sales, increasing sales without increasing cost, increasing sales without increasing cost. सेल अगर बढ़ जाए, कॉस्ट ना बढ़े, तो ये रेशो सुधारी जा सकती है। नंबर 2, decreasing cost, decreasing cost without decreasing sales. कॉस्ट अगर हम कम कर लें लेकिन सेल कम ना होने पाए तो भी इस रेशो को सुधारा जा सकता है। अच्छा, आगे लिखिएगा, ये मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को सुधारने के 2 तरीके बताए, ठीक है ना। आगे लिखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। 2 रेशोज हैं, पहली रेशो को सुधारने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं दूसरी रेशो को सुधारने का तरीका बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो में बी इंक्रीज्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो में बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। Capital employed turnover ratio may be increased by following 2 methods. Number 1, increasing sales, increasing sales without increasing the capital, increasing sales without increasing the capital, यानी कैपिटल हम नहीं बढ़ाना चाहते पर सेल हम बढ़ाना चाहते। एंड नंबर 2, डिक्रीजिंग कैपिटल, डिक्रीजिंग कैपिटल विदाउट डिक्रीजिंग सेल्स। कैपिटल हम कम करना चाहते हैं पर हम सेल कम करना नहीं चाहते। अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, with the help of
DuPont analysis, with the help of DuPont analysis, we are able to concentrate. With the help of DuPont analysis, we are able to concentrate on target areas. We are able to concentrate on target areas where we are able to concentrate on target areas where the management must pay attention, where the management must pay attention so that either operating profit ratio is improved, either operating profit ratio is improved or capital employed turnover ratio is improved, or capital employed turnover ratio is improved, so that the ultimate result is that the ROCE यानी return on capital employed is improved, so that ROCE is improved. क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक बार उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया जाए. क्वेश्चन नंबर 10, ए कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. आपके सामने ईयर 1 और ईयर 2 की डिटेल्स गिवन है. क्या क्या गिवन है? सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड. रिक्वायर्ड गिव योर कमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ DuPont एनालिसिस. तो आप लिखिएगा ROCE इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड विद सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. तो पहला काम तो आपने यही किया, आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को दो रेशोज के मल्टीप्लीकेशन में लिखा. चलिए पहले ईयर 1 के बारे में बात करते. देखिए ईयर 1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए. सेल्स कितना दे रखा है? 5 लाख रुपए. और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 10 लाख रुपए. जब आप 2 लाख को 5 लाख से डिवाइड करोगे तो यह आता है 0.40, और 0.40 को मैं लिख सकता हूं 40%. जब आप 5 लाख को 10 लाख से डिवाइड करोगे तो यह आता है 0.50, जिसको मैं लिख सकता हूं 50%, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन को मैं लिख सकता हूं 20%. जब हम ईयर 2 के बारे में बात करते हैं तो ईयर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए. ईयर 2 में सेल्स है 8 लाख रुपए.
अच्छा, ईयर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,50,000 रुपए। तो ईयर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 0.45, जिसको हम लिख सकते हैं 45%। ये कितना है? 0.64, जिसको कि हम लिख सकते हैं 64%। चलिए, आपने बताया 28.8%। आपने लिखा 28.8%। तो ये आपने ROC कैलकुलेट किया है। अब आप एक काम करिएगा, आप नीचे लिखिएगा एनालिसिस। एनालिसिस में लिखिएगा एज कंपेयर्ड टू ईयर 1, as compared to year 1, comma, there is substantial increase. There is a substantial increase in ROCE in year 2. As compared to year 1, there is substantial increase in ROCE in year 2. क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है कि जो पहले 20% था वो 28.8% हुआ है? तो पहले साल के मुकाबले दूसरे साल ROCE में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। आप लिखेगा दिस फेवरेबल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड। This favorable position is obtained due to following two reasons. This favorable position is obtained due to following two reasons. Number 1, capital employed turnover ratio. Capital employed turnover ratio is increased. Capital employed turnover ratio is increased from 50% to 64%. एक बार फिर से, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 64%। आगे लिखिएगा इसी के आगे, अभी पॉइंट नंबर 1 चल रहा है। इन ईयर 1 द कंपनी वॉज एबल टू अचीव the company was able to achieve sales. In year 1, the company was able to achieve sales of 50% of capital employed. Whereas in year 2, the sales achieved is 64% of capital employed. देखिए, अगर कैपिटल 10 लाख है तो सेल 5 लाख है। इसका मतलब सेल आपके कैपिटल का 50% है। दूसरे साल में सेल आपके कैपिटल का 64% है। क्या इसका मतलब यह है कि अब आप अपने कैपिटल को बड़ा एफिशिएंटली यूज करने लगे
और उसे एफिशिएंटली यूज करके आप ह्यूज सेल अचीव करने लगे, तो इसी के कंटिन्यूएशन में लिखेगा, हेंस द कंपनी इज नाउ मेकिंग effective utilization of capital. The company is now making effective utilization of capital for the purpose of achieving huge amount of sales. चलिए, ये हमने रीजन नंबर 1 डिस्कस किया। रीजन नंबर 1 क्या कहता है कि अब आप कैपिटल को बड़ा अच्छा यूज करने लगे हैं और आपकी सेल अब बहुत ज्यादा होने लगी है। आइए रीजन नंबर 2 लिखते हैं। लिसन प्लीज, इस बात को ध्यान से सुने। देखिए, एक आदमी ने आपकी मदद करी, लेकिन उस मदद की एक हद तय हो गई। किस सेंस में? उसने कहा कि कैपिटल बड़ा अच्छा यूज हमने करवा दिया और हमने आपकी सेल बड़ी ज्यादा करवा दी, पर इस आदमी की मदद यहां आके खत्म हो गई। आप जानते हो कि बड़ी हुई सेल से ज्यादा हम बढ़े हुए प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते। तो यूं समझ लीजिए, एक आदमी ने आपकी बड़ी मदद करी और उस मदद का रिजल्ट क्या हुआ कि जी सेल बहुत ज्यादा हो गई। प्रॉब्लम यह कि सेल आती तो क्रेडिट साइड पर है। हमने कहा जी पहली मदद खत्म हो गई, सेल बहुत ज्यादा हो गई, अब हमें एक दूसरी मदद चाहिए, हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। ठीक है, यह भी एक मदद है कि सेल बहुत ज्यादा हो गई, पर अब हमें दूसरी मदद चाहिए, हमें प्रॉफिट भी ज्यादा करवाना। क्या ये बात सही है? इसलिए अब हमें रीजन नंबर 2 भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो रीजन नंबर 2 लिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज आल्सो इंक्रीज्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 40% to 45%, from 40% to 45%। क्या ये बात सही है? इसके आगे लिखेगा, इन अदर वर्ड्स कॉमा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो is reduced from 60% to 55%। इस बात को ध्यान से समझिए। अगर पहले साल आप 40% प्रॉफिट कमाते हैं, इसका मतलब पहले साल 60% कॉस्ट है। 60% कॉस्ट है, तभी तो 40% प्रॉफिट कमाते हो ना। अगर दूसरे साल आप 45% प्रॉफिट कमाते हो तो कॉस्ट कितनी है? 55%। क्या यह बात सही नहीं है कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाबी हासिल करी? पहले 60% खर्चे में चला जाता था, अब 55% खर्चे में जाता है। क्या आप कॉस्ट को कम करने में कामयाब हुए हैं? कॉस्ट को कम करने में कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलती। मैनेजमेंट ने जरूर कॉस्ट रिडक्शन ड्राइव को बड़े सक्सेसफुली अडॉप्ट किया, वरना कॉस्ट को 5% कम, उन्होंने जरूर टारगेट एरियाज देखे होंगे कि कहां कहां कॉस्ट कम किया जा सकता है, और उन जगह पे कॉस्ट को कम करने की पॉलिसी सक्सेसफुली अडॉप्ट करी गई है। प्रॉफिट अपने आप नहीं बढ़ता है,
कॉस्ट कम करने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल प्रॉफिट बढ़ाने में हुई है ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुई है कॉस्ट को कम करने में। ठीक बात है ना? तो आप लिखिएगा हेंस द मैनेजमेंट इज एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट, the management is able to reduce the cost to a great extent and it has resulted increase in operating profit ratio, and it has resulted increase in operating profit ratio। तो ये कंप्यूटेशन तो छोटा सा ही था, इसका एनालिसिस जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स में लिखा गया। परसों की जो क्लास होगी हम उसको 3:45 पर शुरू कर देंगे और पूरी उम्मीद है कि 6 बजे से पहले ही वो क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। परसों की क्लास 3:45 पर शुरू करेंगे, 6 बजे से पहले खत्म करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।